साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में सांभर के चौहान वंश के शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछली कुछ कक्षाओं में हमने चौहान वंश की जो मूल उत्पत्ति है या जो उनका मूल क्षेत्र है और उनके कुछ आपके जो प्रारंभिक शासक है उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की इस कक्षा में हम चौहान राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक बिशलदेव चौहान के बारे में अध्ययन करेंगे। बिशलदेव चौहान से पहले जितने भी शासक हो चुके हैं उनको हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। बिशलदेव चौहान को हम सामान्यतः विग्रह चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं और कुछ पुस्तकों में जिनका कालक्रम आता है वो 1153 से लेकर 1163 आता है और कुछ पुस्तकों में इनका कालक्रम 1158 से लेकर 1163 आता है। लेकिन विद्यार्थियों, आप इस कालक्रम के उलझन में नहीं फंसे। आजकल की परीक्षा में किसी भी शासक का कालक्रम हमें नहीं पूछते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि उस शासक के समय कौन कौन सी आपके सैनिक उपलब्धियां हुई है, कौन कौन सी आपके सांस्कृतिक उपलब्धियां आपकी हुई है, उन पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि आजकल आपके जो आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड है वो इन्हीं प्रकार की उपलब्धियों से प्रश्न आपसे पूछती है। तो अब आज की इस कक्षा में हम बिशलदेव चौहान अर्थात विग्रह चतुर्थ के बारे में सामान्य जानकारी आपके प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बिशलदेव चौहान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से शासक बने, किस प्रकार की उनको प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वो सारी की सारी बातें हम इनके प्रारंभिक जीवन में पढ़ेंगे। इनका प्रारंभिक जीवन हम तब अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे साथियों जब हम थोड़े से इस आपके वंश वृक्ष को समझ लें। जैसे आपके चौहान वंश के एक शासक थे विद्यार्थियों आपके अरुणराज, और इनके बारे में हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। इन्हीं अरुणराज के आपके 3 पुत्र थे। एक का नाम था आपके जगदेव और दूसरे इनके जो पुत्र थे उनका नाम था विग्रह चतुर्थ, जिनके बारे में हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में जो आपके अगले पुत्र इनके थे उनका नाम था आपके सोमेश्वर। तो ये आपको 3 इतिहास प्रसिद्ध आपके व्यक्तियों के नाम रखने हैं। जगदेव, विग्रह चतुर्थ और सोमेश्वर आपके अरुणराज के पुत्र थे। इन्हीं जगदेव के जो अगले जो पुत्र हुए हैं उनका नाम था पृथ्वीराज द्वितीय और विग्रह चतुर्थ के ही आपके 2 पुत्र थे। एक का नाम था आपके अपर गांगे और एक का नाम था आपके नागार्जुन। और सोमेश्वर चौहान के फिर आपके 2 पुत्र थे। एक तो आपके इतिहास प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरे उनके पुत्र थे आपके हरिराज। तो ये आपको वंश वृक्ष आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है जब अरुणराज शासक थे तो गद्दी प्राप्त करने के लिए जगदेव ने ही अरुणराज की हत्या कर दी थी। हालांकि जगदेव को इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना गया है और कुछ समय के बाद में एक संघर्ष में आपके जगदेव भी आपकी मृत्यु हो चुकी है। तो अरुणराज की हत्या जगदेव ने की है और जगदेव खुद एक युद्ध में आपके वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो उसके बाद में जो चौहान वंश के अगले शासक बनेंगे वह थे आपके विग्रह चतुर्थ, और इन्हीं विग्रह चतुर्थ को हम इतिहास में बिशलदेव के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों, इस वंश वृक्ष को देखने से आपको ये स्लाइड बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि अरुणराज की जो हत्या है वो जगदेव ने की है, लेकिन जगदेव खुद एक संघर्ष में आपके मारे गए हैं। और जगदेव की मृत्यु के बाद में अरुणराज के दूसरे पुत्र हैं विग्रह चतुर्थ, जिनको हम बिशलदेव के नाम से भी जानते हैं। फिर वो आपके चौहान वंश के शासक बने हैं जो आपके 1153 से या फिर 1158 से लेकर 1163 तक आपके सांभर पर या हम कह सकते हैं अजमेर पर आपके शासन करते रहे। बिशलदेव के चौहान वंश का शासक बनने के बाद में जो उनका पहला आपके प्रारंभिक कार्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। हर कोई शासक ये चाहता है कि उसकी सीमाओं का अधिक से अधिक विस्तार हो, और यही सोच आपके बिशलदेव की थी। और बिशलदेव ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया है विद्यार्थियों, उस विस्तार के संबंध में हमें जो जानकारी है वो 2 अभिलेखों से मिलती है। एक अभिलेख विद्यार्थियों दिल्ली शिवालिक अभिलेख। अब हम दिल्ली शिवालिक अभिलेख के बारे में इस कक्षा में अंत में विस्तार से पढ़ेंगे आखिरकार ये अभिलेख क्या है और हमें इसको किस प्रकार से याद रखना है। बिशलदेव के साम्राज्य विस्तार के बारे में जो दूसरा अभिलेख हमें जानकारी देते हैं वो है बिजोली अभिलेख। हम पिछली कक्षाओं में बिजोली अभिलेख के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि किसका अभिलेख है, किस शताब्दी में लिखवाया गया था और इसमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है। ये सारी बातें हम पिछली कक्षाओं में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो जो आपके बिशलदेव है उनके जो साम्राज्य विस्तार है, जो उनकी जो अधीन आने वाले क्षेत्र हैं, उनकी जानकारी देने वाले हमारे पास 2 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं, 2 अभिलेख हैं। उनमें एक तो है दिल्ली शिवालिक का स्तंभ लेख और दूसरा है बिजोली अभिलेख। अब जो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख है इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके 2013 का आरएसपी में पूछा गया था। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों ही अभिलेखों से हमें बिशलदेव अर्थात विग्रह चतुर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। अब जानकारी क्या मिलती है उसको देखते हैं। जो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो आपके बिशलदेव है उस बिशलदेव का जो साम्राज्य है वो हिमालय से लेकर विंध्याचल तक आपके विस्तृत था। इस क्षेत्र को हम सामान्यतः आर्यवर्त के नाम से जानते हैं।
अगर आप भारत के मानचित्र पर आप दृष्टि रखेंगे तो जो ये हिमालय वाला भाग है, हिमालय से लेकर आपके जो विंध्याचल पर्वत है और आपके ये पश्चिमी समुद्र और आपके पूर्वी समुद्र, इसके जो बीच की भूमि है, इस बीच की भूमि को ही प्राचीन काल में आर्यवर्त कहा गया है। और इस आर्यवर्त पर अधिकार रखने का जो श्रेय है सांबर के चौहानों में आपके बिसल देव को दिया जाता है। और इस बात की जानकारी हमें दिल्ली शिवालय के स्तंभ लेख से मिलती है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ चुके होंगे कि बिसल देव का साम्राज्य विस्तार किन किन दिशाओं में और किन किन आपके भूमि में विस्तृत था। तो सामान्य सी बात ये होगी कि हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, जिन्हें सामान्यतः हम आर्यवर्त के नाम से जानते हैं, वहां पर आपके बिशलदेव चौहान का आपके साम्राज्य विस्तृत था। बिशलदेव को अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान कई सारे राजवंशों, कई सारे शासकों से संघर्ष करना पड़ा है। और अगर हम उन राजवंशों के बारे में चर्चा करें जिनसे आपको बिशलदेव को संघर्ष करना पड़ा है, तो उनमें सबसे पहला नाम आता चालुक्य। चालुक्यों के बाद में जो तुरुष्क जाति है, उस जाति से भी आपको बिशलदेव को संघर्ष करना पड़ा था। और जो उनका सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ था, वह हुआ था दिल्ली के तंवर या तोमर वंश के राजाओं से। तो चालुक्य, तुरुष्क और तंवर, इन तीनों समुदायों से संघर्ष करने का, तीनों समुदायों से युद्ध करने का कार्य आपके बिशलदेव चौहान ने किया है। इन तीनों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके चालुक्य वंश से संघर्ष को। अब विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि केवल यहाँ रटना नहीं है कि आपने रट लिया कि चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को बिशलदेव चौहान ने पराजित किया। केवल रटने से अगर आप इतिहास पढ़ने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपकी सोच गलत है। जब तक आपको पता नहीं चल जाएगा कि कुमारपाल और बिशलदेव के बीच में संघर्ष क्यों हुआ है, जब तक आप इस क्यों का कारण नहीं ढूंढते हो, तब तक आपको इतिहास समझ में नहीं आ पाएगी। जैसे कि हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से चालुक्य वंश और आपके चौहान वंश के बीच में संघर्ष हुआ है। अगर आपने पिछली कक्षाओं को अच्छी तरीके से देखा होगा तो हमने एक बात जरूर पढ़ी है कि कभी न कभी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में चौहान वंश और चालुक्य वंश के शासकों में हमेशा संघर्ष होता ही आया है। जैसे अगर हम देखें, जो आपके चौहान वंश के शासक थे आपके विग्रह सेकंड, तो विग्रह सेकंड ने क्या किया है, चालुक्य वंश के शासक मूलराज को परास्त किया है। और मूलराज को परास्त करने के बाद में जो गुजरात का क्षेत्र है भड़ोच, वहां पर आशापुरा का माता का मंदिर भी बनवाया था। फिर हम देखते हैं जो चौहान वंश के शासक थे आपके विद्यार्थियों दुर्लभ राज थड़, और दुर्लभ राज थड़ ने चालुक्य वंश शासक कर्ण को पराजित किया। और फिर हम देखते हैं विद्यार्थियों आपके विग्रराज तृतीय, इन्होंने भी कर्ण को पराजित किया। और आपने फिर पढ़ा था पृथुराज प्रथम, और पृथुराज प्रथम बारे में तो आपने कहानी भी सुनी थी कि चालुक्य वंश के जो 700 सैनिक हैं वो पुष्कर को लूटने आए थे, और पृथुराज प्रथम ने इन 700 चालुक्यों की हत्या पुष्कर में करवा दी थी। तो आप देखो, बिशलदेव चौहान से पहले भी चालुक्य और चौहान वंश के शासकों के बीच में एक परंपरागत शत्रुता नजर आ रही है। विग्रराज सेकंड मूलराज से युद्ध कर रहे हैं, दुर्लभ राज थर्ड कर्ण से युद्ध कर रहे हैं, विग्रराज थर्ड भी कर्ण से युद्ध कर रहे हैं, और पृथुराज प्रथम ने तो 700 चालुक्यों की हत्या भी करवा दी है। और ये सिलसिला यहीं रुका नहीं है विद्यार्थियों। जब आपके चौहानों के शासक थे अर्णोराज, और अर्णोराज ने भी आपके जो चालुक्य वंश के शासक हैं सिद्धराज से संघर्ष किया था। और हम सभी जानते हैं कि अर्णोराज ने सिद्धराज को पराजित कर दिया, और फिर सिद्धराज की जो एक पुत्री थी जिनका नाम था आपके कांचन देवी, उनसे विवाह कर लिया था। और आप सब इसी बात से परिचित हैं कि सिद्धराज के बाद में ही चालुक्य वंश के जो अगले शासक आए हैं उनका नाम है कुमारपाल। और जब चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल थे तो कुमारपाल से भी अर्णोराज का संघर्ष हुआ था, और इस युद्ध में अर्णोराज पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद में इसी अर्णोराज को अपने 3 क्षेत्र, एक तो था पाली, एक था आपके जालोर, और तीसरा था आपके नाडोर, ये तीनों क्षेत्र दहेज के रूप में कुमारपाल को देना पड़ा। और अपनी पुत्री जिसका नाम था जलहण, उस पुत्री का विवाह आपके कुमारपाल से करवाना पड़ा। तो जो अर्णोराज है वो अर्णोराज एक प्रकार से अपने 3 क्षेत्रों को भी खो रहा है और अपनी पुत्री को भी खो रहा है, क्योंकि अर्णोराज कुमारपाल से पराजित हो चुका है। पराजित होने के बाद में इसी अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहण का विवाह कुमारपाल से करवाया, और दहेज में पाली, जालोर और नाडोल का क्षेत्र देना पड़ा। अब अर्णोराज के बाद जो अगले शासक आए हैं महत्वपूर्ण, वो है बिशलदेव। तो बिशलदेव के सामने चुनौती है कि कैसे आपके कुमारपाल को परास्त किया जाए, और परास्त करने के बाद में फिर से अपने 3 क्षेत्र पाली, जालोर और नाडोल को हासिल करना है। तो अब ये बात आप समझ गए विद्यार्थियों कि आखिरकार इनके बीच में संघर्ष क्यों हुआ है। तो संघर्ष का पहला कारण ये हो गया कि इनके बीच परंपरागत रूप से शत्रुता चली आ रही है, और दूसरा ये हो गया इन दोनों की साम्राज्यवादी नीतियां, क्योंकि पाली, जालोर और नाडोल पर
ये दोनों अधिकार करना चाहते हैं और इसी अधिकार को लेकर इन दोनों के बीच में आपके युद्ध होता है। युद्ध की हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है आपके बिजोली अभिलेख से। बिजोली अभिलेख में बड़े ही काव्यात्मक तरीके से इस पूरे संघर्ष का आपको उल्लेख किया गया है। जैसे इस बिजोली अभिलेख में कहा गया है कि जो आपके बिशलदेव चौहान है, इस बिशलदेव चौहान ने कुमारपाल पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में कुमारपाल को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में बिशलदेव ने जो जबालीपुर है अर्थात जो जालोर है उसको आग लगाकर फूंक दिया और उसे ज्वालापुर बना दिया। पाली को पल्ली बना दिया, नडवल अर्थात नाडोल को नडुल बना दिया। तो यहाँ पर एक प्रकार का संकेत है कि बिशलदेव चौहान ने कुमारपाल को पराजित किया है और पराजित करने के बाद में जो अपने 3 क्षेत्र हैं जालोर, पाली और नाडोल जो अर्णोराज से कुमारपाल को मिले थे उसे पुनः वापिस छीन लिया है। तो अब आप इस बात को आसानी से समझ गए होंगे कि कुमारपाल को परास्त करने का काम बिशलदेव चौहान ने किया है और जालोर, पाली और नाडोल क्षेत्र को पुनः जीतने का काम भी बिशलदेव चौहान ने किया है और इसकी जानकारी हमें बिजोली अभिलेख से मिलती है। तो मेरे हिसाब से इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। इसी बिजोली अभिलेख में यह बात भी लिखी गई है कि जो हांसी क्षेत्र है उसको जीतने के श्रेय भी बिशलदेव चौहान को है और दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली का संबंध यहाँ हो गया दिल्ली से, दिल्ली को जीतकर वहां पर एक स्तंभ लेख लिखवाने का कार्य भी आपके विग्रह चतुर्थ अर्थात बिशलदेव चौहान ने किया है। तो मेरे हिसाब से बिशलदेव चौहान और कुमारपाल के बीच में जो संघर्ष है उस संघर्ष को आप समझ पाए होंगे। चालुक्य वंश को परास्त करने के बाद में उनका अगला जो संघर्ष हुआ था वो होता दिल्ली के शासकों से। यहाँ पर तारीख गलत लिख दी है, आप इस तारीख पर ध्यान नहीं देवें। दिल्ली के अंदर उस समय तंवर वंश के शासक थे गांगे और गांगे से संघर्ष हुआ आपके बिशलदेव का। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो दिल्ली वाला क्षेत्र है और जो ये आपके अजमेर वाला क्षेत्र है ये संघर्ष को पहली बार नहीं हुआ है। बिशलदेव से पहले भी आपके दिल्ली के शासकों और अजमेर के चौहान वंश के शासकों भी संघर्ष हो चुका है। जैसे आपके चंदन राज नामक जो आपके चौहान वंश के शासक थे उनका आपके संघर्ष दिल्ली के जो तंवर वंश के शासक थे रुद्र उनसे हुआ है। उसके बाद में जो सिंह राज शासक बने चौहानों के उन्होंने भी आपके दिल्ली के शासकों को परास्त किया है। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार चालुक्यों से परंपरागत शत्रुता है चौहानों की उसी प्रकार तंवर अर्थात तोमर वंश के शासकों से भी परंपरागत शत्रुता आपके चौहानों की। और बिशलदेव चौहान ने भी आपके दिल्ली के शासक गांगे तंवर को परास्त किया है और दिल्ली के क्षेत्रों पर अपना अधिकार भी जमाया है। तो बिशलदेव चौहान ने आपके चालुक्यों को परास्त किया है। चालुक्यों को परास्त करने के बाद में उन्होंने आपके दिल्ली के शासकों को परास्त किया है। बिशलदेव का जो अगला संघर्ष हुआ है विद्यार्थियों वे हुआ है गजनी के शासक खुसरो शाह से। अफगानिस्तान में एक स्थान है विद्यार्थियों आपके गजनी और इस गजनी क्षेत्र पर जो गजनवी वंश के शासन करते थे और ऐसा ही एक शासक था जिसका नाम था खुसरो शाह और इस खुसरो शाह को परास्त करने का श्रेय आपके बिशलदेव चौहान को दिया जाता है। अब ये जो विजय हुई बिशलदेव चौहान की इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? एक तो आपके सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रहराज, दूसरा आपको जो दिल्ली शिवालिक का स्तंभ लेख है और जो प्रबोध कोश ग्रंथ है। इन तीनों स्रोतों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि बिशलदेव ने खुसरो शाह को परास्त किया है। लेकिन विद्यार्थियों केवल बात यही खत्म नहीं हो जाएगी उन्होंने परास्त कर दिया है। हमें इस बात को भी समझना होगा कि आखिरकार इन दोनों के बीच में संघर्ष क्यों हुआ है। अगर हम इस संघर्ष को ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो सारी बातें फिर हमें याद करने में आसानी रह जाएगी। अब आखिरकार इन दोनों के बीच संघर्ष क्यों हुआ है, अगर हम उसके कारणों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहला कारण विद्यार्थियों ये रहेगा कि इन दोनों के बीच में परंपरागत रूप से शत्रुता चली आ रही है। ऐसे कई सारे चौहान वंश के शासक हुए हैं जिन्होंने आपके जो गजनवी वंश के शासक हैं, ये जो तुरुस्क क्षेत्र के निवासी हैं, हम कह सकते हैं तुरुस्क जाति के शासक उनको परास्त किया है। अब बार बार एक शब्द आपके सामने आ रहा है तुरुस्क। तो विद्यार्थियों जो तुर्कमेनिस्तान के जो मुस्लिम जो शासक होते हैं उनके लिए ही ये तुरुस्क शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इस गजनी क्षेत्र के शासकों को परास्त करने का श्रेय हम चौहान वंश के शासकों को देते हैं। हम चौहान वंश के अंदर कई सारे शासक पढ़ते हैं जैसे गोपेंद्र राज है, दुर्लभ राज प्रथम है, सिंह राज है, दुर्लभ राज द्वितीय है, गोविंद राज तृतीय है, चामुंड राज है, विग्रराज थर्ड है, पृथ्वीराज प्रथम है। इन सब ने कभी न कभी आपके इन मुस्लिम शासकों को परास्त किया है। लेकिन इनमें जो 3 सबसे महत्वपूर्ण शासक थे हम उनके बारे में एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं। जैसे चौहान वंश के एक शासक थे जिनका नाम था आपके चामुंड राज और जो चामुंड राज थे उन्होंने सुल्तान हेजुमुद्दीन को परास्त किया था। सुल्तान हेजुमुद्दीन को परास्त करने के बाद में इन्होंने जो उपाधि ली थी चामुंड राज ने, इनको सुल्तान का हत्यारा कहा गया था। इसी के बाद में जो आपके शासक आए थे पृथ्वीराज प्रथम और पृथ्वीराज प्रथम ने विद्यार्थियों बगुली शाह को परास्त किया था और बगुली शाह को परास्त करने के बाद में इनको एक उपाधि मिली थी और उस उपाधि का नाम था तुर्क सेना का विजेता।
और अब इसी प्रकार विद्यार्थियों, जो आपके बिशलदेव चौहान है, बिशलदेव चौहान ने खुसरो शाह को परास्त किया है और उनको उपाधि मिली है आपके तुर्क विजेता की। तो यहाँ पर विद्यार्थियों 3 उपाधियां हो गई है और तीनों उपाधियों का आप ध्यान रखेंगे। जो पहली उपाधि है वह उपाधि है सुल्तान का हत्यारा। अब ये सुल्तान का हत्यारा ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है विद्यार्थियों? आपके चौहान शासक चामुंडराज के लिए। इसी प्रकार तुर्क सेना का विजेता, देखिए विद्यार्थियों ये एक जैसी उपाधि है, तुर्क सेना का विजेता। और तुर्क सेना का जो विजेता है ये किसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है विद्यार्थियों? आपके पृथ्वीराज प्रथम के लिए। और इसी प्रकार जो आपके तुरस्कों का विजेता, ये जो तुरस्कों का विजेता है, ये शब्द आपके जो राजशेखर का जो आपके जो ग्रंथ है प्रबंध कोश, और उसमें इस शब्द का इस्तेमाल बिशलदेव चौहान के लिए किया गया है। तो हमें इस बात की जानकारी मिल रही है कि जो चौहान वंश के शासक है उनको बार बार जो आपके मुस्लिम शासक है उनके संघर्ष करना पड़ा है। दूसरा जो उनके बीच संघर्ष का कारण था वह था आपके जो मुस्लिम शासकों को जो आगे प्रसार हो रहा था उस प्रसार को रोकने का काम चौहान वंश के शासकों ने किया है। जैसे इस मानचित्र में आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये चौहानों का था, और ये जो अफगानिस्तान का एरिया है ये आपके तुर्क जाति के शासकों का था। जब ये शासक अपने साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम दिशा से कर रहे हैं तो ये भारत में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनके आगे बढ़ने के जो मार्ग है उसमें बाधा का काम ये चौहान वंश शासक कर रहे हैं। तो जब तक चौहान वंश शासक यहाँ से हटेंगे नहीं, ये तुर्क जाति के जो शासक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इनको इस बाधा को हटाने के कार्य, इस बाधा को हटाने के लिए बार बार ये तुर्क क्षेत्र के शासक आपके चौहानों संघर्ष कर रहे हैं। और इसमें जो अंतिम सफलता है वो प्राप्त हुई थी आपके मोहम्मद घोरी को, जब उन्होंने तराइन के युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में जो 1192 में हुआ था, वहां पर उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को परास्त किया था, उस बांध को तोड़ दिया था। और उसके बाद में फिर भारत में सल्तनत काल की आपकी शुरुआत हुई थी। तो उससे तुर्क जाति के जो विस्तार है उसको रोकने का काम चौहान वंश के शासकों ने किया है। तो इन दोनों के बीच का जो प्रमुख युद्ध का कारण है, एक तो इन दोनों के बीच में परंपरागत शत्रुता, और दूसरे इनके बीच युद्ध का कारण हो गया कि जो चौहान वंश के शासक हैं वे तुर्क जाति के शासकों के विस्तार को रोक रहे हैं। और इसी वजह से दोनों ही वंशों के बीच में बार बार युद्ध होता है। और खुसरो शाह को परास्त करने का श्रेय फिर हम किसको देते हैं? आपके बिशलदेव चौहान को देते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने ये बात भी समझ ली है कि किस तरह से बिशलदेव चौहान ने खुसरो शाह को परास्त किया। यहाँ पर एक विद्यार्थी बड़ी रोचक बात हमें पता लग रही है कि एक बिशलदेव के मंत्री थे श्रीधर और उनके सेनापति थे आपके सिंहबल। इन दोनों ने बिशलदेव को सलाह दी थी कि वे खुसरो शाह से युद्ध नहीं करें, युद्ध करने की जगह पर उन्हें धन देकर वापस लौटा दे। लेकिन कहते हैं कि बिशलदेव चौहान ने अपने मंत्री और सेनापति की इस सलाह को नहीं माना और अजमेर के निकट खुसरो शाह से प्रत्यक्ष युद्ध किया। और इस प्रत्यक्ष युद्ध में आपके बिशलदेव चौहान आपके विजयी रहे। तो इस प्रकार तुरस्कों को विजेता किसको कहा गया विद्यार्थियों? आपके बिशलदेव चौहान को। इसके अलावा उन्होंने सतलज क्षेत्र के निवासी जो भंडारक जाति है, उपद्रवी जाति है, उसको भी परास्त किया था। और चित्तौड़ के अंदर सज्जन नामक अधिकारी को पराजित करने का श्रेय भी आपके बिशलदेव चौहान को दिया जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने बिशलदेव चौहान की जो आपकी सैनिक उपलब्धियां हैं, उन सैनिक उपलब्धियों में सबसे पहले हमने देखा था विद्यार्थियों किस प्रकार से उन्होंने आपके चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को परास्त किया। और कुमारपाल को परास्त करने के बाद में उन्होंने जालोर, पाली और नाडोल पर अधिकार किया, हांसी क्षेत्र को जीता। और तोमर वंश या तंवर वंश के शासक गंगे तंवर को पराजित करके दिल्ली को जीता। और फिर गजनी वंश के शासक खुसरो शाह को परास्त करके उनके साम्राज्य विस्तार की नीति को हरा दिया। और इसके बाद में उन्होंने जो आपके भंडारक जाति का दमन किया और चित्तौड़ में सज्जन नामक अधिकारी को परास्त किया। अब आगे हम देखते हैं विद्यार्थियों उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखिए विद्यार्थियों, कोई भी विद्वान तब महान माना जाता है जब उसकी सैनिक उपलब्धियों के साथ उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हो। और वही आपके विजेता माना जाता है जो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धि को बनाए रखते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो बिशलदेव चौहान चौहानों के वे शासक है जो न केवल सैनिक उपलब्धि को प्राप्त कर रहे हैं बल्कि अपने कालक्रम में सांस्कृतिक उपलब्धियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए विंसेंट स्मिथ ने बिशलदेव चौहान के शासन काल को ही सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल कहा था, जिसकी चर्चा हम आगे आपके इसी पार्ट में हम करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं आखिरकार सांस्कृतिक उपलब्धि में आता क्या है। जैसे विद्यार्थियों, अगर कोई शासक मान लीजिए किसी प्रकार का साहित्य रचता है या अपने दरबार में साहित्यकारों को रखता है, किसी प्रकार का निर्माण करवाता है, या हम कह सकते हैं किसी प्रकार की कला को बढ़ावा देता है, तो ये सारी चीजें इसके सांस्कृतिक उपलब्धि में आती है। कोई भी आपके जो शासक होता है वो तभी महान माना जाता है जब वो आपके सैनिक विजयों के साथ अपने कालक्रम में, अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक उपलब्धि को बढ़ावा देवे। जब दोनों बात एक साथ होती है
तभी वो शासक महान माना जाता है। और चौहान वंश के काल में ये दोनों बातें हमें विशलदेव चौहान के समय नजर आती है। इसलिए हम जो विंसेंट स्मिथ है, हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। विंसेंट स्मिथ ने सांबर के चौहानों का जो स्वर्ण काल है वो विशलदेव चौहान के शासन काल को ही माना है। तो विशलदेव चौहान के समय कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धि हुई है, हम उन उपलब्धियों को एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। और उस प्रयास में सबसे पहले जो उसकी उपलब्धि लेते हैं वो लेते हैं आपके साहित्यिक उपलब्धि। साहित्यिक उपलब्धि नजर डालेंगे तो हमें ये बात नजर आएगी, विशलदेव चौहान स्वयं एक विद्वान था। ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने हरिकेली नामक एक नाटक भी लिखा था और ये नाटक उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। तो देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार एक शासक तुरुष्क जाति के शासकों को हरा रहा है, दिल्ली पर अधिकार कर रहा है, भंडारकों को दमन कर रहा है, चालुक्य वंश के शासकों को परास्त कर रहा है। एक तरफ तो वो युद्ध भी कर रहा है और दूसरी तरफ वो संस्कृत भाषा में एक नाटक भी लिख रहा है। तो दो प्रकार की उपलब्धि यहाँ पर ये प्राप्त करते हुए नजर आ रहा है। अब ये हरिकेली नाटक क्या है, हम इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं विद्यार्थी। एक आपके कवि थे भारवी और उन्होंने एक नाटक लिखा था किराता अर्जुनियम, और इस किराता अर्जुनियम नाटक पर ही वापिस जो एक नाटक लिखा गया है हरिकेली संस्कृत भाषा में, वो लिखा था आपके विशलदेव चौहान ने। अब आखिरकार इस हरिकेली नाटक में है क्या, तो आप एक जब आप जो हमारे जो प्राचीन या हमारे जो महाकाव्य पढ़ते हैं तो उसमें भगवान शिव की एक आप कथा पढ़ते हैं। और ऐसा माना गया है कि जब जो पांडव थे, जब उनको अज्ञातवास दिया गया था और उस अज्ञातवास के समय एक बार जो आपके अर्जुन है वो तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक आपके राक्षस आता है। और इस सारी घटना को विद्यार्थियों आपके भगवान शिव देख रहे होते हैं और भगवान शिव ये नहीं चाहते हैं कि अर्जुन की तपस्या भंग हो जाए। तो भगवान शिव ने किरात का मतलब होगी एक प्रकार का शिकारी का रूप लिया, अर्थात किरात का रूप लिया और इस राक्षस का वध कर दिया। लेकिन जब ये बाण आपके भगवान शिव ने चलाया, कहते हैं उसी समय एक बाण अर्जुन ने भी चलाया। अब ये अर्जुन और भगवान शिव के बीच में एक प्रकार का विवाद हो गया कि आखिरकार किसके बाण से आपकी राक्षस की मृत्यु हुई है। और इस समय भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि वो किस प्रकार से अपनी बात रख रहा है, किस प्रकार से अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा है और सत्य के या धर्म के मार्ग पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अर्जुन के बीच में और भगवान शिव के बीच में जो एक प्रकार का संवाद होता है और वो संवाद किस प्रकार से एक प्रकार के दिखावी युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, ये जो सारी कहानी है, ये कहानी आपके इस हरिकेली नाटक में आपको बताई गई है। तो हरिकेली जो आपके नाटक है संस्कृत भाषा में, इस नाटक के अंदर भगवान शिव के किरात रूप और अर्जुन के बीच में हुए युद्ध का आपके उल्लेख मिलता है। और इस नाटक में ये बात बताई गई है कि अंत में भगवान शिव अर्जुन की जो आपके हम कह सकते हैं उसका बल, उसके शौर्य से प्रभावित होते हैं और फिर उसे अभिदान देते हैं। तो ये सारी जो घटना है वो घटना आपके हरिकेली नाटक में आपके बताई गई है। जो आपके विशलदेव चौहान है, इन विशलदेव चौहान के दरबार में कई सारे विद्वान आश्रय पाते थे। जैसे उनके एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था सोमदेव, ये इनके राजकवि थे और उन्होंने जो नाटक लिखा था उसका नाम था ललित विग्रहराज। इस नाटक के अंदर इंद्रपुर की जो राजकुमारी है देशल देवी और विशल देव के बीच में प्रेम प्रसंग और इसके बाद में इन दोनों के जो विवाह होता है, इस पूरी घटना को समझाने का प्रयास इस नाटक में किया गया है जिसका नाम है ललित विग्रहराज। और जो उसके रचयिता है विद्यार्थियों वो है आपके सोमदेव। इसके अलावा विद्यार्थियों इनके जो दूसरे दरबारी थे वो थे पद्मनाभ, जो उनके संस्कृत मंत्री थे। तो उनके एक दरबारी हो गए पद्मनाभ और इनके एक दरबारी हो गए आपके सोमदेव। इनके अलावा भी हमें एक नाम और नजर आता है, हालांकि वो इनके दरबारी नहीं है, वो 12वीं और कुछ किताबों में 14वीं शताब्दी रचना मानी गई है और वो रचना है विशलदेव रासो। विशलदेव रासो ये ग्रंथ लिखा था विद्यार्थियों नरपति नल ने। और इस ग्रंथ में अजमेर के चौहान राजा विशलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के प्रेम, विवाह और वियोग की कहानी है। तो विद्यार्थियों आप यहाँ एक बात समझने का प्रयास करें, हमने दो नाटक देखे। एक नाटक तो हमने देख लिया विद्यार्थियों विशलदेव रासो। विशलदेव रासो में हमें राजमती जो आपके परमार भोज की पुत्री है और विशलदेव के बीच के विवाह की हमें जो कहानी है वो नजर आती है। और अभी हमने पिछले स्लाइड में एक नाम पढ़ा था ललित विग्रहराज, और ललित विग्रहराज में विद्यार्थियों हमने देखा था जो आपके इंद्रपुर की राजकुमारी है जिसका नाम भी आपके देशल देवी, और देशल देवी और आपके विशलदेव के बीच में प्रेम और फिर आपके विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। तो दो ग्रंथ हैं और दोनों में अलग अलग कहानी हमें नजर आती है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है जो विशलदेव है उनके एक दरबारी थे आपके सोमदेव और दूसरे दरबारी आपके पद्मनाभ।
जो आपके नरपति है उनके दरबारी नहीं है, ये आपके बाद के काल के आपके साहित्यकार हुए हैं। तो हम देखिए विद्यार्थियों किस प्रकार से स्वयं भी ग्रंथ लिख रहे हैं और संस्कृत के महान साहित्यकारों को भी अपने दरबार में आश्रय दे रहे हैं। इसीलिए जो सोमदेव है उन्होंने अपने ग्रंथ में विशलदेव को विद्वानों में प्रथम कहा था। जो आपके जयानक हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय में विशलदेव के लिए उन्होंने जिस उपाधि का इस्तेमाल किया उस उपाधि का नाम है कवि बांधव। कवि बांधव का मतलब होता है कवियों का मित्र, और इस उपाधि का प्रयोग जयानक ने किया है। और किस शासक के लिए किया है, तो वो शासक हो जाएंगे विद्यार्थियों आपके विशलदेव। जयानक ने कहा था कि विशलदेव की मृत्यु के उपरांत जो कवि बांधव उपाधि वो निरर्थक हो गई है, क्योंकि कोई भी शासक इस उपाधि को धारण करने की क्षमता नहीं रखता। तो इस काव्यात्मक शैली के रूप में जयानक ने विशलदेव की जो साहित्यिक रुचि है, जो इसका साहित्यिक मर्म है, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। जो किल हॉर्न है उन्होंने भी कहा था कि इतिहास में जो दर्जा कालिदास का है और भवभूति का है, वही दर्जा आपके संस्कृत भाषा में आपके बिशलदेव चौहान का है। तो देखिए विद्यार्थी, बिशलदेव चौहान अपनी केवल सैनिक उपलब्धि को लिए नहीं जाना जा रहा है, उनको किल हॉर्न ने कालिदास और भवभूति के समकक्ष आपके रख दिया है। बिशलदेव चौहान को एक धर्म श्रेष्ठ शासक भी माना गया है। अब धर्म श्रेष्ठ शासक का क्या मतलब हो गया, तो ऐसा एक शासक है जो स्वयं किसी और धर्म का समर्थन करता है, लेकिन अपने समर्थित धर्म के अलावा वो अन्य धर्मों का भी सम्मान करता है। ऐसे शासकों को हम धर्म श्रेष्ठ शासक कहते हैं। जो विशलदेव चौहान है वो शैव मत के अनुयायी थे, लेकिन शैव मत के अलावा उनके साम्राज्य में दूसरे मत के अनुयायी भी निवास करते थे। और ऐसा ही हमें एक उदाहरण मिलता है जैन आचार्य का। जैन आचार्य धर्म गोसूरी, और कहते हैं कि इन्हीं के सुझाव पर जो पशुवध पर आपके विशलदेव चौहान ने रोक लगा दी है। तो यहाँ पर हमें इस बात का भी संकेत मिल रहा है कि शैव मत के होने के बावजूद भी उन्हें एक जैन आचार्य के द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार किया है और उनकी सलाह को मानते हुए अपने साम्राज्य में पशुवध पर आपके रोक लगा दी। विशलदेव चौहान को इतिहास में एक महान निर्माता भी माना गया है। आप सबने कई सारी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला जिसको सरस्वती कंठाभरण विद्यालय भी कहा जाता है, और इसका निर्माण सन 1153 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय भी आपके विशलदेव चौहान को दिया जाता है। और इसी सरस्वती कंठाभरण जो विद्यालय है, जो संस्कृत पाठशाला है, और ध्वस्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। अब हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी और हमें ये स्पष्ट भी करना होगा कि क्या ये 2.5 दिन का झोपड़ा ही सरस्वती कंठाभरण विद्यालय है, और ये अगर है तो इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं उनको भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थियों, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या। आप इस चित्र को देखिए, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते क्यों है। ऐसा माना जाता है कि सूफी संत पंजाब शाह और उनका 2.5 दिन का उर्स का संबंध आप मान लीजिए आपके मेला, और यहाँ पे जो 2.5 दिन का जो मेला लगता है, जो उर्स लगता है, इसी वजह से इस पूरी की पूरी इमारत का नाम हो गया आपके 2.5 दिन का झोपड़ा। अब इतिहासकार इस बात को मानते हैं और स्वीकार भी करते हैं, और अब ये बात सत्य भी हो गई है कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से एक प्रकार का संस्कृत विद्यालय, और इस संस्कृत विद्यालय का जो निर्माण करने का जो कार्य है वो विशलदेव चौहान ने किया है। और हम यहाँ पर कुछ ऐसे साक्ष्य भी देखेंगे जिनसे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से आपके संस्कृत विद्यालय रहा है। वो कौन कौन से आपके विद्यार्थियों हमें ऐतिहासिक साक्ष्य नजर आते हैं। तो पहला यहाँ देखिए विद्यार्थियों कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, वर्तमान में इस पर अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी गई है, लेकिन जब 1864 में कनिंघम मोदी ने यहाँ पर सर्वे किया था तो इसके परिसर में काले रंग के पत्थर को शिलालेख मिले, और उस शिलालेख पर हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। और हम इस बात को जानते हैं कि हरिकेली जो नाटक है वो लिखने का काम किसने किया, आपके विशलदेव चौहान ने किया है। और इसी आपके जो परिसर है, मंदिर का जो परिसर है, इस परिसर के अंदर जो मिले काले रंग के जो आपके पत्थर के शिलालेख है, उस पर ललित विग्रहराज जो नाटक है जो सोमदेव ने लिखा है, उसकी कुछ पंक्तियां भी उत्कीर्ण है। तो जो आज आपके जो 2.5 दिन का झोपड़ा है जिस पर हमें कुरान की आयतें नजर आती हैं, उसी के आसपास के जो परिसर है, उसी आसपास के परिसर के शिलालेखों पर हमें हरिकेली नाटक भी उत्कीर्ण नजर आ रहा है और ललित विग्रह नाटक भी उत्कीर्ण नजर आ रहा है, और इन दोनों का संबंध आपके विशलदेव से है। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ में आ चुकी है कि जो आज का 2.5 दिन का झोपड़ा है वो मूल रूप से आपके एक संस्कृत विद्यालय था, और उसका निर्माण करने का श्रेय आपके विशलदेव चौहान को दिया जाता है। इस विद्यालय परिसर से एक विचित्र पंक्तियों वाले एक और हमें शिलालेख मिलता है, और उस शिलालेख में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस पूरे पूरे परिसर का निर्माण विशलदेव ने करवाया है। और इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि जो चौहान राजवंश है ये सूर्यवंशी क्षत्रिय है। तो यहाँ पर एक बात हमें, जो आपके राजपूतों की उत्पत्ति है, जब हम अलग अलग वंशों से जोड़ते हैं, तो जो आपके ये सरस्वती विद्यालय परिसर से प्राप्त शिलालेख है
वे राजपूतों को और मुख्यतः आपके चौहानों को सूर्य वंश क्षत्रिय कहते हैं। इस बात की जानकारी भी यहाँ से मिल जाती है। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वही आपके मूल रूप से संस्कृत विद्यालय था। अब इस 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कथन कहे हैं उनके प्रशंसा के रूप में। तो जो पहला कथन है वो कर्नल जेम्स टोड का है। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा था कि ये महान दिनों और महान कलाओं का स्मारक है। जो कनिंघम महोदय है जिन्होंने यहाँ पर सर्वे किया था, उन्होंने कहा था कि भारत में पुरातत्व की दृष्टि से इस भवन के समान कोई दूसरा भवन नहीं है। और जो फर्ग्यूसन है, जो स्थापत्यकार है, उन्होंने कहा था कि कायरो, पेरिस, स्पेन, सीरिया में इतना प्रदर्शनी कुछ नहीं है जितना कि इस भवन के अलंकरण में है। तो 2.5 दिन के झोंपड़े, या फिर हम कह सकते हैं कि सरस्वती कंठाभरण विद्यालय, या हम कह सकते हैं सरस्वती मंदिर, इसके सम्मान में, इसके स्थापत्य कला, इसके अलंकरण के बारे में कर्नल जेम्स टोड, कनिंघम महोदय और फर्गुसन महोदय ने अलग अलग बातों के द्वारा इसकी प्रशंसा की है। बिशलदेव चौहान ने इसके अलावा एक और आपके बिशलपुर कस्बा बसाया, और बिशलपुर कस्बा बसाने के बाद में बिशल सागर बांध का निर्माण भी करवाया। आप चित्र में देख पा रहे होंगे किस प्रकार ये बिशल सागर बांध बना हुआ है। इसका मूल रूप से निर्माण करवाने का श्रेय आपके बिशलदेव चौहान को दिया जाता है। तो इनके निर्माण कार्य में हमें सबसे पहले तो एक तो विद्यालय नजर आ गया, विद्यालय के बाद में बिशलपुर कस्बा नजर आ गया, और बिशलपुर कस्बे के बाद में बिशल सागर बांध हमें नजर आ गया। इसलिए बिशलदेव चौहान को इतिहास में एक महान निर्माता भी माना जाता है। अब अजय विद्यार्थियों, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, इनके काल को विंसेंट स्मिथ महोदय ने चौहान राजवंश का स्वर्ण काल कहा था। विंसेंट स्मिथ का नाम आप इतिहास में कई बार पढ़ते हो। ये वही आपके इतिहासकार हैं जिन्होंने प्राचीन भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को माना था। ये वही इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा था कि स्थापत्य की दृष्टि से मुगलों का जो स्वर्ण काल है वह शाहजहां का काल है, और चित्रकला की दृष्टि से मुगलों का जो स्वर्ण काल है वह जहांगीर का काल है। तो जो स्वर्ण काल को लेकर विंसेंट स्मिथ ने अलग अलग टिप्पणियां की है। चौहान वंश का जो आपके स्वर्ण काल है उन्होंने बिशलदेव का काल माना है। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल गुप्तों का काल माना है। स्थापत्य का काल आपके स्वर्ण काल में शाहजहां का काल माना है, और चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल उन्होंने जहांगीर का काल माना है। हमें यहाँ पर इस बात को जानने का प्रयास करना है कि आखिरकार उन्होंने सांबर के चौहान का स्वर्ण काल बिशलदेव चौहान के काल को क्यों कहा गया है। तो हमने जितना भी आज की इस कक्षा में पढ़ा है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हमने आपके बिशलदेव चौहान की सैनिक उपलब्धि देखी है कि किस प्रकार से बिशलदेव चौहान ने चालुक्यों को परास्त किया। चालुक्यों को परास्त करने के बाद में दिल्ली पर अधिकार किया और तंवर वंश के शासकों को परास्त किया। किस प्रकार से तुर्क जाति को परास्त करके उनके साम्राज्यवादी नीतियों को या उनके विस्तार को रोकने का कार्य किया है। कैसे उन्होंने एक उपद्रवी जाति भंडारक का दमन किया है। तो यहाँ पर उनकी सैनिक उपलब्धि की बात नजर आती है, किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य को आर्यवर्त में फैला दिया था। फिर हमने उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि को देखा। हमने देखा खुद एक साहित्यकार हैं और साहित्यकारों को आश्रय भी दे रहे हैं। उनके दरबार में आपके सोमदेव भी निवास करते हैं, उनके दरबार में आपके पद्मनाभ भी निवास करते हैं। कैसे उन्होंने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया, जहां उन्होंने बिशलपुर बांध बनवाया, बिशलपुर कस्बा बनाया, इसी प्रकार उन्होंने सरस्वती विद्यालय बनाया। कैसे वो खुद एक शैव धर्म के शासक थे, लेकिन जैन आचार्य की सलाह पर उन्होंने पशुवध निषेध कर दिया। तो कितनी सारी उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि नजर आती है, कितनी सारी उनकी सैनिक उपलब्धि नजर आती है। ऐसी उपलब्धि हमें किसी और चौहान वंश के शासक के समय नजर नहीं आती। इसलिए विंसेंट स्मिथ ने इस काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा, और इस बात से हम सबको सहमत भी हो जाना चाहिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो चौहानों का स्वर्ण काल है वो वास्तव में बिशलदेव चौहान का ही काल था। इनके बारे में हमने कुछ उपाधियां पढ़ी थी। जैसे एक हमने उपाधि पढ़ी थी कवियों में प्रथम, एक हमने उपाधि पढ़ी थी इनकी आपके कवि बांधव, ऐसी इनकी एक और उपाधि कटिबंधु। तो जो कटिबंधु उपाधि है ये भी आपके बिशलदेव चौहान की है। नरहड़ लेख में इनके नाम के आगे एक उपाधि इस्तेमाल किया गया है, वो उपाधि है परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर श्रीमद। ये इनके नाम के आगे उपाधि लिखाई गई है, जबकि इनके नाम के पीछे देवराज्य उपाधि का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये कटिबंधु, परम भट्टारक, देवराज्य, कवि बांधव, विद्वानों में प्रथम, ये जितनी भी उपाधियां हैं ये सारी सारी उपाधियां आपके बिशलदेव चौहान की है। अब विद्यार्थियों, अंतिम टॉपिक और अजय दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। आखिरकार ये दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख क्या है। तो विद्यार्थियों, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में, तो वहां पर एक वंश के बारे में पढ़ते हैं आपके मौर्य वंश, और मौर्य वंश के अंदर आप एक शासक का नाम पढ़ते हैं अशोक। और अशोक अपने अभिलेखों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। अभिलेख वो होते हैं जो किसी स्तंभ, किसी पत्थर, किसी मूर्ति, किसी ताम्र पत्थर पर लिखवाए जाते हैं और जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर वो अभिलेख किसी स्तंभ पर लिखवा दे
तो उन्हीं अभिलेखों को हम स्तंभ लेख बोलते हैं। अशोक ने एक ऐसा स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया था टोपरा में। ये टोपरा नामक स्थान हरियाणा के अंदर है, और इसीलिए क्योंकि टोपरा में स्तंभ लेख है इसीलिए इसको टोपर स्तंभ लेख बोलते हैं। लेकिन मध्यकाल में एक शासक हुए थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इस स्तंभ को टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तब से इस स्तंभ का नाम हो गया दिल्ली टोपरा वर्ध स्तंभ लेख। तो दिल्ली टोपरा वर्ध स्तंभ लेख मूलतः मौर्य शासक अशोक का है, जो टोपरा नामक स्थान पर था, जिसको फिरोज शाह तुगलक टोपरा से दिल्ली लेकर आए। तब उसका नाम हो गया दिल्ली टोपरा वर्ध स्तंभ लेख। अब इस दिल्ली टोपरा वर्ध स्तंभ लेख पर ही बिशल देव चौहान ने कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण करवाई है, और जैसे ही उन्होंने अपनी कुछ पंक्तियां यहाँ उत्कीर्ण करवाई तो इस स्तंभ लेख को दिल्ली शिवालिक का स्तंभ लेख नाम भी दिया जाने लगा है। तो दिल्ली शिवालिक का स्तंभ लेख को अलग से स्तंभ लेख नहीं है, ये दिल्ली शिवालिक का स्तंभ लेख कुछ पंक्तियां हैं, कुछ उत्कीर्ण की गई पंक्तियां जो बिशल देव ने उत्कीर्ण करवाई थी, और ये दिल्ली टोपरा वर्ध स्तंभ लेख पर ही उत्कीर्ण करवाई थी। जो ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको मीनार ए जरीन, मीनार ए जरीन भी कहा जाता है। मीनार ए जरीन का मतलब हो गया स्वर्ण मीनार। इसी कोई अशोक की बड़ी लाट कहा जाता है, और इसी कोई आपके दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख कहा जाता है, जिनसे हमें बिशल देव चौहान की हमें जानकारी मिलती है। अब कौन कौन सी जानकारी मिलती है उसको देखिए। इस स्तंभ लेख में बिशल देव चौहान के साम्राज्य विस्तार, उसकी सीमाओं की जानकारी मिलती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आर्यवर्त पर अधिकार किया बिशल देव चौहान ने, तो ये बात हमें इसी स्तंभ लेख से मिलती है। इसी स्तंभ लेख में बताया गया है कि कैसे बार बार मलेच्छ और तुर्क जाति को परास्त करने का कार्य बिशल देव चौहान ने किया है। और इस स्तंभ लेख में बिशल देव चौहान द्वारा अपने वंशजों को दिया गया एक निर्देश में हमें जानकारी मिलती है। बिशल देव चौहान ने अपने वंशजों के एक निर्देश दिया कि वो तुर्कों को अटक नदी से आगे नहीं आने दे। अब इस निर्देश का औचित्य क्या है, इस निर्देश का अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हमें इस मानचित्र की ओर जाना होगा। जैसे विद्यार्थियों आप इस मानचित्र को देखिए, और जो अटक नदी और अटक क्षेत्र है वो पाकिस्तान में वर्तमान में, और जो आपके तुर्क जाति शासक थे वो अफगानिस्तान में यहाँ विस्तृत है। अब आप ये जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं तो ये भारत में आने का प्रयास करते हैं। तो बिशल देव चौहान ने अपने साम्राज्य के आने वाले वंशजों को निर्देश दिया है कि जो ये तुर्क जाति के लोग हैं उनको आप अटक नदी के आगे नहीं आने दें, क्योंकि अगर ये आगे आएंगे तो धीरे धीरे आपको परास्त करके आपके क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे। अगर इनको भारत में अधिकार नहीं करने देना है तो आप इनको अटक नदी के पूर्व तक ही सीमित रखें, पश्चिम तक ही सीमित रखें, उनको आगे नहीं आने दें। अगर वे आगे आएंगे तो आपको परास्त कर देंगे और आपके क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे। तो जो अपने वंशजों को जो एक प्रकार का निर्देश दिया है, वो निर्देश, उस बात का जिक्र, उस बात का उल्लेख हमें दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से मिलता है। तो इस प्रकार साथियों आज की इस कक्षा में हमने जो बिशल देव चौहान है उसकी हमने सैनिक उपलब्धि को देख लिया। सैनिक उपलब्धि के बाद में उनकी हमने सांस्कृतिक उपलब्धि को देख लिया। सांस्कृतिक उपलब्धि उनकी साहित्यिक उपलब्धियां, साहित्यिक उपलब्धि के बाद में जो उनकी धर्म सहिष्णु नीति उनको देखा, उनके निर्माण कार्यों को देखा, और फिर हमने अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर कुछ ऐतिहासिक परिदृश्यों को देखा, और अंत में हमने फिर जो उनका स्वर्ण काल है, उनकी कुछ उपाधि है, जो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख उसके बारे में चर्चा की है। अब आने वाले कक्षा में हम इसी चौहान वंश के जो आगे के शासक हैं, जो आगे की महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।